राजकिशोर तिवारी भी आ गए। राजकिशोर माइक लगाएं, उससे पहले डॉक्टर अनु पासवान आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर अनु पासवान, क्या उम्मीद कर रही हैं आज, क्या दावा है आपका? थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले कर लीजिए अभी जो दावे करने हैं। सबसे पहले आप सभी लोग को सुप्रभात। देखिए, दावा क्या है, हम पहले ही से पॉजिटिव हैं कि रिजल्ट हम ही लोग के पक्ष में आने वाला है। महागठबंधन इस बार बिहार में पूरे जोश के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पे देखा भी है और हमने लगातार चुनाव में भी, और चाहे वोटिंग पड़ रहा था उस समय भी हम जमीनी स्तर पे लोगों से लगातार बात कर रहे थे, लोगों से जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं हमें पूरा यकीन है कि हमारे फेवर में ये मतगणना होगी। ओके राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर आपका फाइनल, आपका असेसमेंट, आपकी देखिए रिएक्शन। अब मेरे पास रुझान आने शुरू हो गए। महागठबंधन 5 सीटों पर आगे, एनडीए 2 सीटों पर आगे, बीजेपी 1, जेडीयू 1, वहां आरजेडी 6 और कांग्रेस 1। अब देखिए लेफ्ट की भी 1 सीट रुझान में आगे हो गई, यानी कुल मिलाकर 8 सीटों पर महागठबंधन आगे, एनडीए 2 सीटों पर आगे। अब ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे, इतनी तेजी से कि अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाई तो आप मिस कर जाएंगे ये रोमांचक इस समय जो दौड़ चल रही है न्यूज 24 पर महागठबंधन और एनडीए में बिहार के चुनाव नतीजों में। राजकिशोर, आपका रिएक्शन खास तौर से पोस्टल बैलेट पर, सर्विस वोटर किस तरफ जाएगा? तो आमतौर पे ऐसा माना जाता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, लेकिन अगर आप याद करें पिछली बार 2020 के चुनाव में, तो अब देखिए महागठबंधन 13 हो गया। आप कह ही रहे थे कि जैसे बदलेंगे और लगातार ये फिगर बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी। परंतु एज मैंने जैसे आपसे कल कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए को है, लेकिन जो बहुत लंबी चौड़ी जो लोग बता रहे हैं कि इतना लंबा अंतर होगा, मुझे कम से कम वहां जमीन पर ऐसा नहीं लगा। ये देखिए जरा ऊपर 13-11 हो गया, महागठबंधन 13, एनडीए 11। फिर से आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि ये आंकड़े कुक किए जाते हैं, फिर से आपको बता दूं, सारे के सारे काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे कंट्रीब्यूटर मौजूद होते हैं और वो पल पल की अपडेट वहां से हमको देते हैं और उसी के आधार पर आपको एक तरह से ये लाइव काउंटिंग के रुझान हम आपको दिखाते हैं, ट्रेंड्स आपको दिखाते हैं। यहां देखिए, ये ब्रेकअप भी देख लीजिए एनडीए का, बीजेपी 5, जेडीयू 6। और यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार एक बहस यह भी चल रही है कि इस बार जेडीयू बड़ी पार्टी बनेगी या बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। वहां महागठबंधन और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस की जो रेस है एक तरह से, वो उसमें किसी को कोई शक नहीं है कि आरजेडी कांग्रेस से बहुत आगे होगी, सीटें भी ज्यादा लड़ रही है और यह भी सबका मानना है कि आरजेडी ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से भी महागठबंधन में उभर के आएगी। अब सवाल यह भी है सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है ऑलरेडी, और यह पोस्टल बैलेट के रुझान है। महागठबंधन 21, एनडीए 13, आरजेडी 15। इससे आप अंदाजा लगाइए सर्विस वोटर्स में, पोस्टल बैलेट में क्या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। शीतल जी, एक कमेंट आपका। शीतल जी, देखिए स्थिति यही है कि राज्य कर्मचारियों में भी ज़्यादातर जगहों पर इस समय बहुत सारे मुद्दों पर थोड़ा असंतोष सब जगह है, वो व्यक्त हो सकता है और पोस्टल बैलेट्स में वो सब थोड़ा बहुत निकल के आता है। कई बार ऐसा, वैसे ज़्यादातर मामलों में नीतीश कुमार की सरकार को कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक समायोजित करने वाली सरकार के तौर पे जाना जाता है। बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड उनका नहीं रहा है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम लोग शुरुआती रुझान देख रहे हो, बाद में इनमें परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रेंड है, पॉपुलर ट्रेंड वहाँ का जो है वो मतलब इस समय डिस्पेंसेशन के खिलाफ है। चुनाव में जीत हार बहुत सारे कारणों से होती है, लेकिन जो पॉपुलर सेंटीमेंट है वो अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, जेल में हैं अनंत सिंह, याद रखिए। और ऐसे में अनंत सिंह का शुरुआत में आगे चलना बहुत कुछ कहता है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे, महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे तेज प्रताप फाइट में हैं आरजेडी से, और लालू परिवार से बाहर निकलने के बाद सवाल यही था क्या वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे। लगता है निकाल लेंगे। फिलहाल आगे चल रहे हैं राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव बीजेपी से। सबको पता है कोई टक्कर वहां पर दिखाई नहीं देती, तेजस्वी अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इस समय न्यूज 24 पर ये जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर शुरुआती रुझानों में है, उसमें देखिए महागठबंधन को साफ एज पोस्टल बैलेट के वोट्स में दिखाई दे रहा है। आरजेडी 16, कांग्रेस 4, लेफ्ट 4 और बीजेपी 6, जेडीयू 8, एलजेपीआर और आरएलएम भी एक एक सीट पर आगे। जेडीयू 10 हो गई। अब जेडीयू बीजेपी से आगे और 10 सीटों पर आगे, बीजेपी 8। कुल मिलाकर एमजीबी महागठबंधन 24 और एनडीए 20।
अब लग रहा है मुकाबले में एनडीए शुरुआती रुझानों में आ रहा है। फिर से आपको बता दूं, ये पोस्टल बैलेट के वोट हैं जो कि ज्यादातर सुरक्षा बलों के और सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं। खबर ये आ रही है कि तारापुर का भी एक अपडेट आ रहा है। तारापुर का अपडेट जरा दीजिए। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। वही सम्राट चौधरी जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने जबरदस्त मोर्चा खोला था। इस बार तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई थी उनके खिलाफ, लेकिन सम्राट चौधरी तारापुर से अपनी सीट फिलहाल ऐसा लग रहा है आसानी से निकाल लेंगे। वो आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। 25-24 हो गया। महागठबंधन 25, एनडीए 24। अब टक्कर दिखाई दे रही है पोस्टल बैलेट में महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन शुरुआती रुझानों में आरजेडी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी की रेस में आगे। 17 सीटें, बीजेपी 12, जेडीयू 10। अगर यही ट्रेंड रहता है तो संजीव तो पिछले चुनाव वाला ट्रेंड हो गया। आरजेडी नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 और जेडीयू नंबर 3। देखिए, क्रूशियल ये है मानक कि कांग्रेस क्या कर रही है। जब आप फॉर्चून्स की बात करते हैं महागठबंधन के, तो कांग्रेस की सीटों पर निगाह रखिए। 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सो इवन इफ तेजस्वी डज फैबुलसली वेल, अगर कांग्रेस कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी तो फिर वो लास्ट मौके वाला यानी कि 2020 वाला ही हिसाब किताब रह जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। इसलिए हमारी सारी निगाहें जो हैं वो कांग्रेस पे रहनी चाहिए, और अगर वो पिछली बार के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अब देखिए 29-25 हो गया। अब एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और ये कांटे की टक्कर क्यों ना हो, क्योंकि अभी एनडीए आगे निकला था, अब महागठबंधन आगे निकल गया। शुरुआती रुझानों में जो कि पोस्टल बैलेट के रुझान हैं, सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं, सुरक्षा बलों के वोट हैं जो कि बिहार से बाहर तैनात हैं या सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पहुंचे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी पहुंचे हैं, डिजिटल रूप से भी पहुंचे हैं। फिलहाल उन्हीं की काउंटिंग हो रही है। अभी 14 मिनट की गिनती हो चुकी है। महागठबंधन 29 सीटों पर आगे, एनडीए 25 पर आगे। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी पार्टी की रेस को अगर आप देखेंगे, ब्रेकअप देखिए दोनों गठबंधनों का। महागठबंधन में आरजेडी 20 सीटों पर आगे, 20 सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में। एक बार फिर आरजेडी आगे, बीजेपी 13, जेडीयू 10। माना यह जा रहा था कि इस बार जेडीयू पहले से बढ़ेगी। पिछली बार 43 सीट पर आ गई थी। इस बार सबको लग रहा है, एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि जेडीयू गेन करेगी, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ये शॉकिंग एक ट्रेंड भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। आपको लगता है राजकिशोर तिवारी बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं? नहीं, बीजेपी की सीटें कम होने को मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सीटें काफी बढ़ने वाली हैं। और जेडीयू अगर नंबर 1 पार्टी हो तो मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। अपडेट आया छपरा से, आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं और रघुनाथ से ओसामा साहब भी आगे चल रहे हैं। ओसामा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और एक संदेश देगा। शीतल जी, बिल्कुल एक एरिया में उनका बहुत प्रभाव है, सिवान और उसके चारों तरफ, और एक जनरल सेंटीमेंट जो माइनॉरिटी में है उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सेप्टेंस है। हालांकि वो जहां से लड़ते हैं वहां उनको बहुत सारी अपर कास्ट जातियों का भी सपोर्ट हासिल रहा है। उनके पिता को भी, उनको भी मिलना चाहिए जैसा मुझे लगता है। तो ये एक फैक्टर है। और वो एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि उनका नाम लेके जो सत्तारूढ़ ग्रुप है उसने बहुत इस चुनाव में आलोचना भी की है, उन पुराने अतीत को याद दिलाते हुए। हालांकि ओसामा पे कोई बहुत केसेस वेसेस का मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन उनके पिता पर तो बहुत सारे मामले थे ही, तो वो सारा भी एक मुद्दा बना है। मुझे लगता है कि वो उनको जीतना चाहिए, वो जीत जाएंगे। ओके, 34-32 हो गया। ये आपको सर्विस वोटर में राजकिशोर इतनी ऐसे कड़े मुकाबले की उम्मीद थी? 34। अब एनडीए भी आगे हो गया। देखिए एनडीए आगे, अब जेडीयू 20 सीटों पर आगे है। जेडीयू बीजेपी से आगे 20 सीटों पर, बीजेपी 14, आरजेडी 25। यानी अभी भी 1, 2, 3 अगर आप देखेंगे, आरजेडी 1, जेडीयू 2, और बीजेपी 3। राजकिशोर, नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है, देखिए सबसे बड़ी पार्टी अगर आज भी आरजेडी हो तो उसमें आश्चर्य नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही, दोनों 101 सीटें लड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पिछली बार जो चिराग पासवान के लड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ था नीतीश के प्रति पिछली बार मुझे एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी थी 2020 में। इस बार नीतीश के प्रति बार बार मैं कह रहा हूं कि एक कृतज्ञता भाव था, एक थैंकफुल वहां पर जनता थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा समस्या इस समय जेडीयू के लिए लग नहीं रही है। हाँ, आरजेडी चुनाव जैसा लड़ी, अभी जैसा संजीव कह रहे थे, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस कितना कॉम्प्लीमेंट कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यह भी सच है कि कांग्रेस को जो बात पंकज जी कहते रहे आपके शो में लगातार, कांग्रेस हारने वाली सीटें दे दी सारी, तो ये भी सच है। मतलब ये भी उनके साथ थोड़ा अन्यायपूर्ण चीजें रही। ओके, दरअसल उसमें डेडलॉक ऐसा बन गया था, कांग्रेस ज्यादा सीटें चाह ही रही थी, उसके बिना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आरजेडी ने कहा कि ठीक है, अगर चाहिए तो भैया ये ले लो।
तो इसीलिए ये मामला वहां ऐसा फंसा कि ना इधर के रहे ना उधर के। और पर ये कंडीशन यही है, अगर ये हारते हैं और कांग्रेस वाकई खराब परफॉर्मेंस करती है तब ये बहस होगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, सम्राट चौधरी पीछे हो गए। तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। मैथिली ठाकुर भी अलीनगर से पीछे चल रही हैं। अपना पहला चुनाव लड़ रही पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं अलीपुर से, और सम्राट चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। ये दो शुरुआती बुरी खबरें एनडीए के लिए आ रही हैं, बीजेपी के लिए आ रही हैं। फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी 14 है अगर एनडीए का ब्रेकअप देखेंगे, और जेडीयू 20। हालांकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू अगर बीजेपी से बेहतर परफॉर्म करती है तो जाहिर है यह माना जाएगा कि जेडीयू ने पिछले चुनाव के मुकाबले गेन किया है, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले उसका नुकसान हो रहा है। और महागठबंधन में आरजेडी 32, कांग्रेस 8 चौक 32, 4 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस से आरजेडी जीत रही है, और शायद 2.5 गुना ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ रही है। इसका मतलब स्ट्राइक रेट के लिहाज से आरजेडी कांग्रेस से बहुत ज्यादा आगे। महागठबंधन 46, एनडीए 36, महागठबंधन स्लाइट एज थोड़ा सा आगे। अब देखिए एनडीए 43 हो गया, 46, 43, 46, 43। आप कुछ कह रहे हैं? ओसामा शाह पीछे हो गए सिवान से, जो अभी बात शीतल जी कह रहे थे। इस बार वहां पर ये जो अपर कास्ट का वोट जाता रहा है, जो शहाबुद्दीन और इनको, इसमें काफी सेंध लगे कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं चाहते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मोकामा में अगर घटना दुर्घटना ना हुई होती, अगर आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी पहले दिया जाना चाहिए था वो दिया जाता, कोई बाहुली ना दिया जाता, तो वहां पर भी मैं कह रहा हूं कि युवाओं के अंदर ये बात थी, जातिगत चीजों को छोड़ के जाना था। लेकिन फिर हर घर जैसे अफजल पैदा हुआ था, वहां हर घर जो है अनंत सिंह पैदा होने लग गया। इस तरीके का जो भाव वहां पर पैदा हुआ, उस वजह से दिक्कत थी। अनंत सिंह का चुनाव बहुत क्लोज होगा, अभी आप देखिएगा, अभी गलतफहमी में मत रहिए, देखिएगा। मुझे लगता है कि अनंत सिंह के प्रति जिस तरीके, चूंकि मैं गया था शीतल जी, बहुत क्लोज, मैं भी गया था, बहुत क्लोज चुनाव है, बहुत मुश्किल है। और अभी क्योंकि वो आप इस वजह से कह रहे होंगे कि धानुक और जो यादव पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरजेडी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, लेकिन वहां पर जो पूरा अभी भी गठबंधन है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अनंत सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाएगा ये सब। अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी जरा ईवीएम खुलने दीजिए। संजीव, ये सम्राट चौधरी का पीछे होना शुरुआती रुझानों में, आर यू सरप्राइज्ड? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो अब आगे हो गए, सॉरी माफ करिए। देखिए ये जैसे ऐसे बदल रहा है, हमें अपना विश्लेषण भी बदलना पड़ेगा। ये सीट, ये पोस्टर विजय सिन्हा के लिए दिक्कत है। ये पोस्टर विजय सिन्हा प्रॉब्लम में होंगे। ये बात सही है। लखीसराय डिफिकल्ट है, विजय सिन्हा हार सकते हैं वहां, तारापुर नहीं हारेंगे वो। रघुनाथपुर में दिक्कत ये है कि रघुनाथपुर में ओसामा जो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं जीसू सिंह के खिलाफ, जो वहां पर राजपूत उम्मीदवार है। और वहां पर हमेशा से ये देखा गया है कि ये जो अपर कास्ट वोट है वो जाता था आरजेडी की तरफ। अब उनकी वजह से जेडीयू का जो उम्मीदवार है एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने खड़ा है, इसीलिए बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट वहां पर है। और मोकामा का जहां तक सवाल है, तो देखिए मैं मोकामा का हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, तो बताइए तब भाई, हम बताइए देर सवेर जो है ना, आखिरकार नतीजे वही होंगे जो पिछली बार हुए थे। ओके, ऑलराइट। तो फिर न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिर से आपको बता दें। आरजेडी के ओसामा शाह अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, और मैथिली ठाकुर अपनी सीट से पीछे हो गई हैं। सम्राट चौधरी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। तो ये जो शुरुआती अपडेट्स आ रही हैं, फिर से बता दूं, 8:21 हुए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है, और शुरुआती रुझान ऐसा लग रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी की रेस में आगे, लेकिन जेडीयू अब आरजेडी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। लेकिन मुझे यह बीजेपी का 13 का आंकड़ा देखकर अब हैरानी हो रही है। क्या बीजेपी वाकई 101 में से, हालांकि सारी सीटों के रुझान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ 14 सीटों पर आगे है, जेडीयू 32 पर है, आरजेडी 36 पर है, ये राजकिशोर, ये नहीं, देखिए मैं हजम होती है बात? ये नहीं, देखिए बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है उसकी तुलना में जेडीयू का टिकट वितरण बहुत अच्छा था, ये सच है। और ये बात लगातार बार बार, मैं आपको याद होगा आपके शो में लगातार मैं बात कह रहा था, परंतु यहां पर अभी ये बहुत जल्दबाजी है। क्योंकि नीतीश और मोदी और जो पूरा जो गठबंधन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो मैं फिर कह रहा हूं कि महागठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है लगातार, कि वो उस तरीके की एकजुटता और वो बूथ मैनेजमेंट
वो नहीं दिखाई पड़े। बाकी सारे सहयोगी दल लगातार तेजस्वी के कंधों पर सवार थे, तेजस्वी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। यहां पर महागठबंधन में बीजेपी न्यूक्लियस बनकर पूरे चुनाव को यहां पर जाके ड्राइव कर रही थी। हाँ, एनडीए मतलब उसको ड्राइव कर रही थी। ओके, ऑल राइट। बेसिक फर्क। अब जरा ये आंकड़ा देखिए जरा, वाकई ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। उधर आरजेडी और कांग्रेस में अगर इतना फर्क है, आरजेडी 38 है, कांग्रेस 12 है, समझ में आता है क्योंकि सीटों का भी फर्क है और आरजेडी कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म करेगी स्ट्राइक रेट में, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन बीजेपी 14 और जेडीयू 32, क्या वाकई स्ट्राइक रेट्स में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू में इतना फर्क रहने वाला है क्या? ये सर्विस वोटर है, फिर से आपको बता दूं, पोस्टल बैलेट है। ये पूरे के पूरे चुनाव की तस्वीर पेश नहीं करते। ये आमतौर पर रूलिंग पार्टी के, रूलिंग कोalition के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और ऊपर एनडीए और महागठबंधन में ऐसी टक्कर दिख रही है, क्या जमीन पर कुछ इस बार ऐसा हुआ है क्या? महिलाओं का वोट 10%, पुरुषों से ज्यादा है 9%। और इस बार वोटर टर्नआउट भी आप जानते हैं 1952 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। क्या इसमें भी जमीन पर कोई लहर, कोई ऐसा अंडरकरंट था जो या तो एग्जिट पोल पकड़ पाए या बिल्कुल नहीं पकड़ पाए? सारे के सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं एनडीए एक तरफा तरीके से सरकार बनाएगा, पर आज सही मायनों में तो शीतल जी, इन एग्जिट पोल्स की भी अग्नि परीक्षा है। नहीं, वो देखिए उस दिन भी हम लोगों की बात हो रही थी, ये एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये न मानने की वजह हो सकती है अपनी अपनी किसी की, लेकिन ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। इसमें भी अभी वही ट्रेंड है हमारे सामने। अभी इस पे इनसे कोई हम जानते हैं पोस्टल बैलेट से कोई नतीजा सही नहीं होता। कई बार ये इधर से उधर होता है और कई बार जिनके पक्ष में होता है वो हार जाते हैं चुनाव। लेकिन इससे नहीं हम नतीजा निकाला। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ रही है कि कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है और जो लोगों में निराशा की भावना है वो कर्मचारियों तक है, इससे ये प्रतीत होता है। ओके, आनंद सिंह भी आगे हैं, सम्राट चौधरी भी आगे हैं। सम्राट चौधरी शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कुछ मिनटों पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। सम्राट चौधरी पर इस बार सबकी नजरें होंगी। कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में है। अब ऐसे में बीजेपी सिर्फ 16 पर आगे और सम्राट चौधरी का पीछे होना यह अपने आप में बहुत कुछ कहता। लेकिन अब सम्राट चौधरी आगे हो गए और बीजेपी भी धीरे धीरे, ये देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इन शुरुआती ट्रेंड्स में। लेकिन महागठबंधन एनडीए पर शुरुआती एज अभी भी बनाए हुए है। क्या तेज प्रताप पीछे हो गए? महुआ से तेज प्रताप पीछे हो गए, यह भी अपडेट आ रही है। तेज प्रताप अपनी सीट निकाल लेंगे संजीव? महुआ में दिक्कत यह है कि उन्हें आरजेडी के खिलाफ जीतना है। आरजेडी के मौजूदा प्रत्याशी हैं जो कि वहां के सिटिंग एमएलए हैं, तो ऐसे में आरजेडी वोट तो डिवाइड हो रही है। सूचना यह भी थी कि राबड़ी देवी फोन मिला रही थी आरजेडी के अपने पुराने वफादारों को कि हमारे बेटे को जरा वोट दे दीजिएगा। अब कितना सच है कितना अफसाना पता नहीं। सच कह रहे हैं आप। मैं तो वहां पर गया था महुआ, तो वहां पर डेली 100 से 150 घरों पे राबड़ी देवी फोन मिलाती थी। ये हो रहा तो था। ये वाकई उन्होंने मिलाया। 100 से 150 घरों में राबड़ी देवी मिलाती थी और बाकायदा मेरे कैमरे पर बाइट है कि हाँ राबड़ी जी का फोन आया था और वो कह रही है। तो ये सच है। मतलब राबड़ी देवी का तो कैमरे पर बाइट था। तो खुद ये कह रही थी कि मैं तो चाहती हूं बेटा जीते। उन्होंने कहा मैं तो चाहती हूं बेटा जीते। रोहिणी देखिए एनडीए बहनें भी थी। अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 64, महागठबंधन 63। क्या कांटे की टक्कर शुरुआती रुझानों में है। 8:25 हो गए। 25 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है पोस्टल बैलेट की। बस 5 मिनट और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी। और जब ईवीएम खुलेंगी तब आप देखिएगा कैसे तेजी से ये आंकड़े बदलेंगे। अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान आगे हो गए। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछली बार भी अपनी सीट जीते थे। कुल मिलाकर 5 एमएलए एआईएमआईएम के जीते थे, जिनमें से आपको पता है 4 आरजेडी में चले गए थे। अख्तरुल ईमान इकलौते बचे थे एआईएमआईएम में विधायक। इस बार फिर से उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने चुना और वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं एआईएमआईएम इस बार हो सकता है कि सिर्फ 0 से 2 सीटें निकाल पाए। उसमें एक सीट ऐसा लगता है अख्तरुल ईमान की हो सकती है। बाकी सीटों पर इस बार महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को सीमांचल में पटखनी दे देंगे। सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे। आपको हैरानी है राजकिशोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से 2 सीटें एआईएमआईएम 3 सीटों पर है। 3 में से वो कितनी जीत लेती है? अमौर निश्चित तौर पे वो जीतेंगे ऐसा लग रहा था मुझे वहां पर। बाकी 2 सीटें और हैं जिस पर वो लड़ाई में है। बाकी कहीं पर वो जो 11 सीटों पे पिछली बार खेल उन्होंने बिगाड़ा था, 5 जीते थे, 6 पे बिगाड़ा था। इस बार और कहीं नहीं है। पूरी तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना। इस बार अदर्स एग्जिट पोल में शीतल जी 20% वोट उन इलाकों में ले रहा था, सीमांचल के इलाकों में देख रहे थे। ऐसा लगता है वैसी डेंट तो करेंगे, वोट तो लेंगे, लेकिन सीटें नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या संदेश है? देखिए ओवरऑल जो अदर्स का पिछले चुनाव में करीब 25% वोट था, इस चुनाव में जैसा एग्जिट पोल्स में है वो 10-11% रह गया, तो बहुत घटा है। लेकिन फिर भी
उसमें सबसे ज्यादा AIMIM का ही है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो इसी का होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी वोट मिलेगा, काफी वो वोट वहां है भी बहुत सारा। सर एक लाइन जो बोल गए थे ना वहां पर, जो एक्सट्रीमिस्ट जी, तेजस्वी, उसको वो वहां पर कुक कर ले गए। जी। तो जो यूथ के अंदर आप कुछ भी कहिए, वोट वो कोई मतलब ओवैसी के खिलाफ नहीं जाना था, ओवैसी के पक्ष में वहां के युवाओं में जो मुस्लिम है उनके बीच में कल्ट है वो बंदा है वो। लेकिन उनको ये लग रहा था कि भाई ये वोट खराब होगा, ये इसलिए जाएंगे। पर सीटें तो नहीं जीत रहे ओवैसी, वोट ले रहे हैं लेकिन सीटें फिर भी तेजस्वी को जा रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा ना कि एक ही खानदान से अगर दो लोगों को खड़ा कर दिया तो उस खानदान की कुछ सीटें, कुछ वोट तो कटेंगे ना, तो वोट जो भी कटेंगे वो तेजस्वी के कटेंगे। दिक्कत ये है भले सीटें ना जीत पाए लेकिन वैसे थोड़ा बहुत नुकसान फिर भी राम कृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, दानापुर से राम कृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। आरजेडी में थे किसी समय, याद करिए, लालू जी के बड़े करीबी माने जाते थे, फिर बीजेपी में गए, सांसद बने, और अब देखिए यहां विधानसभा में भी अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक सीट उसमें से ऐसी भी है जो बाई चांस पीछे चल रहे हैं, माफ करिएगा। हाँ, हो सकता है पीके को मिल जाए। वो दो भाई, उस तस्लीमुद्दीन के दो लड़के लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जोकीहाट है सीट का नाम। मैं गया था, मैं किशनगंज में ही था परसों। तो जोकीहाट की सीट पर किशनगंज से सटाव इलाका या अररिया पड़ता है वो। तो वहां ये है कि बड़ा भाई जो है वो जनसुराज से और छोटा भाई जो है वो आरजेडी से लड़ रहा है। और आरजेडी से जो लड़ रहा है छोटा भाई, वो मौजूदा सांसद राजेश राम पीछे चल रहे हैं, कुटुंबा से राजेश राम पीछे चल रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनंत सिंह भी पीछे हो गए। अब अनंत सिंह भी पीछे हो गए। देख कितनी तेजी से ये घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे जैसे हमारे पास डायरेक्ट अकाउंटिंग सेंटर से अपडेट आ रही है, अब मैथिली ठाकुर लगातार पीछे चल रही है। और बहुत सारे विश्लेषक जो ग्राउंड पर घूम कर आए, रिपोर्टर और एग्जिट पोल, सब ये मान रहे थे कि बीजेपी से मैथिली ठाकुर इस बार जो अली नगर से चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। हालांकि उन्होंने, याद करिए, अपने प्रचार के दौरान कह दिया था, जीती तो नाम बदल दूंगी इस इलाके का। लगता है देखिए, कांग्रेस उतना बुरा नहीं कर रही जितना बुरा बीजेपी कर रही है। कुछ शंका हो रहा है इस चुनाव में, ये एक ट्रेंड देखिएगा। बिल्कुल, इन आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शीतल जी। आरजेडी 56 और कांग्रेस 14। कांग्रेस 14 पर तो है, आरजेडी के मुकाबले कम है। लेकिन यहां देखिए जरा, जेडीयू 45 और बीजेपी 21। ये जो स्ट्राइक रेट एनडीए का दिखाई दे रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, ये क्या कहता है? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू 101 बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे। स्क्रीन के बीच में नजर बनाए रखिए, नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, हर तरफ आपको अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। रेणु देवी पीछे हो गई बेतिया से, रेणु देवी पीछे। आरजेडी के रघुनाथपुर से ओसामा शाहब आगे, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। बीजेपी ने इनको बहुत निशाने पर भी लिया था इस बार, और अभी भी, लेकिन वो अपनी सीट पर आगे। महागठबंधन 84 सीटों पर आगे, एनडीए 74 पर आगे। शुरुआती ट्रेंड्स पोस्टल बैलेट का। अब 8:30 बज गए हैं। अब ईवीएम खुलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट अब गिने जाएंगे, और अब पता चलेगा सही मायनों में पूरे बिहार की तस्वीर क्या है। हर एक काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगेंगी, एक एक राउंड में 14 ईवीएम के वोट खुलेंगे, और उसके बाद देखिएगा कितनी तेजी से ये सारे आंकड़े बदलेंगे। ये जो ऊपर महागठबंधन को स्लाइट एज पोस्टल बैलेट में दिखाई दे रही है, क्या ये कायम रहती है क्या? बस अभी 5, 7, 10 मिनट में आपको शुरुआती ट्रेंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम की काउंटिंग में आप क्या देख रहे हैं शीतल जी? देखिए, अगर ये ट्रेंड, एक तो ये नज़ारा देता है कि जो कर्मचारी हैं वहाँ, उनमें थोड़ा बहुत ये है कि सरकार जो भी है उससे, उसकी नीतियों से उनमें संतोष नहीं है। ये व्यक्त तो यहाँ हुआ। अब जनता में कितना है वो अभी काउंटिंग इसके बाद आएगी तब देखेंगे। लेकिन इससे एक चीज़ नज़र आती है कि जो भी एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाए थे, ये चीज़ तो उसको खारिज कर रही है। लेकिन हम फिर जानते हैं कि बैलेट पेपर आखिरी नहीं होते, इनमें बहुत फेरबदल होता है, एकदम उलट जाता है, एकदम सही हो जाता है। लेकिन इसे एक जो ट्रेंड नजर आ रहा है उससे देखिए, कांग्रेस के पास 19 सीट थी, लेकिन बीजेपी के पास 75-76 सीट थी। तो अगर बीजेपी 20 पे रह रही है और कांग्रेस 19 के आसपास पहुंच गई है, या 19 छू लेती है, अभी तो और चीजें आने वाली हैं, तो कांग्रेस का प्रदर्शन फिर खराब नहीं कह सकते। फिर अब बीजेपी का बुरी तरह से खराब हो रहा है। पोस्टल बैलेट में तो कम से कम यही दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पर यह स्थिति अभी थोड़ी देर में नहीं रहने वाली है। हाँ, मेरे नहीं होना चाहिए, इतना खराब नहीं हो सकता। नहीं, मेरे लिए जो, मतलब मुझे जो अभी लगता है कि कम से कम कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि वो डबल डिजिट तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। बस सबसे बड़ी लड़ाई उनकी है। और चिराग और उनके बीच में लड़ाई है कि लोजपा में की ज्यादा सीटें आएंगी कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी। मेरे हिसाब से ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। वो भले 61 लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप मान के चलिए 29 तो ऐसी सीटें जिसमें कभी कोई जीता ही नहीं। 8 में आपने फ्रेंडली फाइट कर दी,
सर नहीं 29 सीटों में 29 का सीटों ओके, ये काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्योंकि आमतौर पर आप लोग हर दिन जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं अपने मोबाइल में देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर कहीं और देखते होंगे, लेकिन फिजिकली आपने अगर काउंटिंग सेंटर अब तक देखा नहीं है तो जरा देख लीजिए। काउंटिंग सेंटर ऐसा होता है। अब ये काउंटिंग सेंटर आमतौर पर जो बनाए जाते हैं, कभी किसी कॉलेज में बनाए जाते हैं, सही कह रहा हूं, कभी किसी स्कूल में बनाए जाते हैं, और आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के सारे विधानसभा सीटों की काउंटिंग एक जगह होती है। फिलहाल अपडेट आ रही है, प्रशांत किशोर की जनसुराज के 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पीके की जनसुराज 2 सीटों पर आगे हो गई है, यह भी अपडेट हमारे पास आ रही है। अभी ऊपर इसको अपडेट भी कराता हूं, जेएसपी ऊपर 2 कर दीजिए। महागठबंधन 84, एनडीए 77, जनसुराज पार्टी 2 और अदर्स 2 सीटों पर आगे। अगर प्रशांत किशोर खाता खोलते हैं, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इस चुनाव के बाद रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल लोग बार बार पूछ रहे थे। संजीव, ऐसा लगता है 5-7% वोट भी अगर प्रशांत किशोर लेते हैं संजीव, और 2 सीटें 3 सीटें जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर वो लेते हैं, यू थिंक ही इज हियर टू स्टे? संजीव देखिए, बकौल प्रशांत किशोर अभी तक तो यही है कि वो रुकेंगे, और उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो 10 सालों का है, जिसमें ये तीसरा ही साल है। लेकिन ये जो सीटें आप देख रहे हैं जिनमें वो आगे चल रहे हैं, अगर मौजूदा आंकड़ों की ही हम बात करें तो ये इंडिविजुअल्स की वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि जनसुराज की वजह से कुछ हो रहा है। जैसे मैंने कहा जोकीहाट, अब जोकीहाट में सरफराज आलम जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं उनकी वजह से है, या मान लीजिए करगहर में रितेश पांडे खड़े हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, अगर वहां वो लीड करते हैं तो वो रितेश पांडे, अभी वो रितेश पांडे पीछे चलते दिखाए गए। हाँ, तो अगर ये सच कह रहे हैं वो फ्रेम में है 1 और 2, इस तरह की कुछ बातें हैं वहां पर। तो ये लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी वजह से, क्योंकि मैंने ये पाया कि जनसुराज अपने दम पर बहुत से लोगों को इंप्रेस करने में सफल हुआ। अब जैसे सीमांचल में तो जनसुराज की कोई लहर नहीं थी, वहां पर कोई हवा नहीं थी, वहां अगर कोई तीसरी शक्ति थी तो वो दरअसल AIMIM ही थी। और इस बात को ध्यान रखिएगा मानक कि 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM, और सीमांचल में 24 सीटें हैं, यानी कि 24 सीटों पर तो लड़ ही रही है, 5 सीट और भी एक्स्ट्रा लड़ रही है। और महागठबंधन ने उन्हें साथ नहीं रख करके अच्छा किया या बुरा किया, ये आज के नतीजे बता देंगे। बिल्कुल, और ये अपडेट फिर से देख लीजिए न्यूज 24 पर, बिहार चुनाव के नतीजे लाइव। महागठबंधन आपको पता है जिसके अंदर आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट सीटें हैं, वीआईपी हैं और IIP है, ये 91 सीटों पर आगे। एनडीए 70 सीटों पर आगे। 91 और 70 की टक्कर, अभी एनडीए भी कुछ बार आगे हुआ था। ये पोस्टल बैलेट्स के ट्रेंड्स हैं, यानी मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि जब भी काउंटिंग होती है चुनाव नतीजों की, सबसे पहले शुरू में आधे घंटे 8 बजे शुरू करके पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। ईवीएम के वोट अब खुल चुके हैं, ईवीएम्स काउंटिंग टेबल पर सज चुकी हैं, और थोड़ी देर में आपको ईवीएम के ट्रेंड भी मिलेंगे। एनडीए का ब्रेकअप जरा देखिए, अभी तक इन आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा है। जेडीयू 45 सीटें और बीजेपी 17, यानी ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट 2.5 गुना का फर्क आ रहा है जेडीयू और बीजेपी में। बिल्कुल यकीन इस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या वाकई जेडीयू का इतना अच्छा स्ट्राइक रेट होगा और बीजेपी का इतना खराब? फिर से कह रहा हूं, पोस्टल बैलेट है, पता नहीं इसमें कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी को कितने पोस्टल बैलेट मिले हैं, वो ब्रेकअप देखे बिना यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी पोस्टल बैलेट्स में पिछड़ गई। आने दीजिए पूरे डिटेल्स, लेकिन पल पल की अपडेट पर नजर जरूर बनाए रखिए। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं, सम्राट चौधरी अब आगे हो चुके हैं, तेज प्रताप यादव महुआ की सीट से पीछे चल रहे हैं लगातार। पिछली जो लास्ट अपडेट आई थी उसके मुताबिक भी तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं, और तेज प्रताप यादव का अपनी सीट हारना बहुत बड़ा संदेश देगा। जब तक वो आरजेडी में थे, लालू परिवार में थे, ऐसा लगता था कि उनकी सीट पर उनको कोई नहीं हरा सकता, पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा उनके खिलाफ। हालांकि मां राबड़ी देवी का समर्थन तेज प्रताप यादव को मिला, लेकिन प्रचार करने कोई नहीं गया आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव के लिए। अक्षरा सिंह जरूर आई थी, कुछ स्टार पावर तेज प्रताप यादव ने भी दिखाई थी, पर क्या वो अपनी सीट निकाल लेंगे? अगर निकाल लेते हैं, यह भी एक संदेश होगा कि सिर्फ राबड़ी देवी के एक इशारे पर या कुछ फोन कॉल्स पर वहां की जनता उनके बेटे को जिता सकती है। यह भी एक संदेश होगा। रेणु देवी, ये डिप्टी सीएम रेणु देवी है ना जी, वही है ना, डिप्टी सीएम थी बेतिया से। हाँ, बेतिया से।
अगर ये पीछे चल रही हैं, इसमें क्या संदेश है राजकिशोर? यही कि जिस तरीके से आप जो चाहते हैं जिसको बना देते हैं और आपको लगता है कि पार्टी के नाम पर वो निकलता चला जाएगा, हो सकता है चुनाव आ गया है वो जीत जाए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एनडीए के तमाम प्रत्याशी जो खासतौर से बड़े चेहरे थे उनके खिलाफ व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके खिलाफ वहां पर बहुत ज्यादा विरोध था। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि टिकटों के वितरण में जितनी समझदारी तेजस्वी यादव ने दिखाई, जितनी समझदारी जेडीयू की तरफ से फिर भी मैं कहूंगा दिखाई गई, उतनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई गई। तमाम पुराने चेहरे वहां पर उतारे गए और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये, अगर आप मैथिली ठाकुर की बात करें तो लगातार वो पीछे चल रही है। अभी आगे चुनाव क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से आप जो पैराशूट लैंडिंग करवाते हैं राजनीति में, इसका मतलब सीधे सीधे कि इन सब चीजों पर जनता ने, कार्यकर्ताओं ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया, उसके संकेत दे रहे हैं। आप पकड़ कितना पाते हैं ये आपके ऊपर है। ओके, शीतल जी आपको क्या लग रहा है अभी भी? अब तो खैर शुरुआती रुझान है, फिर भी आपको अभी भी लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, कहीं भी जा सकता है? टक्कर तो कांटे की ही होगी, लेकिन ये जो नतीजे हैं ये नतीजे कायम रहेंगे ऐसा कोई मुझे वो नहीं है। ये तो ये दरअसल इस पे बिल्कुल भी नहीं इस पे जाना चाहिए, ये पोस्टल बैलेट्स हैं। नतीजे एग्जैक्ट तो वही बाद में ही आएंगे जी। ओके, एक बार फिर से जरा समअप कर देते हैं। न्यूज 24 पर बिहार चुनाव के नतीजे आप लाइव देख रहे हैं। 8:37 हो गए। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आरजेडी शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है, 61 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू दूसरे नंबर पर 51 सीटों के साथ शुरुआती ट्रेंड्स में बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है एनडीए का 77, महागठबंधन का 84, जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर आगे है, अदर्स 2 सीटों पर आगे है। अब इन शुरुआती रुझानों से क्या कोई संदेश निकाला जा सकता है, संकेत निकाला जा सकता है? मैं कहूंगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत कम होते हैं। जब ईवीएम के वोट खुलेंगे असली तस्वीर सब तब सामने आएगी। इसीलिए देखिए अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 83 सीटों पर आगे, महागठबंधन 78, 78। अब 5 सीटों का फर्क एनडीए और महागठबंधन के बीच, और यह शायद तीसरी चौथी बार हुआ है कि एनडीए आगे हुआ है, वरना महागठबंधन लगातार आगे चल रहा था। अब यह 83 पर शायद इसीलिए एनडीए है क्योंकि जेडीयू तो अच्छा कर रहा है पर बीजेपी पोस्टल बैलेट में अच्छा नहीं कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं, सरकारी वोटर जेडीयू को चुने और बीजेपी को ना चुने, ऐसा हो सकता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि किस सीट पर किस तरीके का प्रत्याशी और कहां पर किस तरीके का टिकट वितरण हुआ, और सर्विस वोटर भी कहां कितना है, कहां पर कितना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फिगर तो नहीं रहने वाला, बीजेपी का फिगर निश्चित तौर पर इससे बहुत बेहतर होगा, इस तरीके का फिगर नहीं होने वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो तुलना हो रही ना कि कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्राइक रेट सेम रहेगा, ये नहीं होने वाला है। बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं कि जेडीयू बड़ी पार्टी हो सकती है बीजेपी से ये जरूर हो सकती है, लेकिन इतना अंतर दोनों के बीच में होगा मुझे कदापि नहीं लगता। ओके, शीतल जी आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी और जेडीयू में बीजेपी छोटी और जेडीयू बड़ी पार्टी बन सकती है क्या? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है शुरुआती रुझानों में। नहीं, प्रबंधन की क्षमता के हिसाब से तो बीजेपी को ही बड़ी पार्टी होना चाहिए इस ग्रुप में, लेकिन अब भाई हमारे हाथ में नहीं, नतीजे तो बिहार की जनता देगी। हाँ, लेकिन जहां तक काबिलियत है चुनाव लड़ने की और जिस तरह के आरोप भी लगे हैं उन पर उस काबिलियत के हिसाब से कि गृह मंत्री जो है वहाँ सीसीटीवी बंद करा के अफसरों की मीटिंग ले रहे थे, चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता है कि पूरा उनकी जेब में ही है, और तमाम वोटरों के डिटेल्स हैं जो डबल वोटर हैं, दिल्ली से लेके बंगलौर तक के वोटर गए हैं, बिहार में वोट दिया है। ये सब ऑर्गेनाइज बीजेपी ही कर सकती है, ट्रेन से बसेस से लोगों को ले जाना। इसके बावजूद बीजेपी का अगर खराब होगा तो फिर तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इस ग्रुप में बड़ी पार्टी होना चाहिए। ओके, संजीव एक कमेंट करिएगा, अगर मान लीजिए जेडीयू और बीजेपी में जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाती है, यानी पिछली बार के मुकाबले गेन करती है, बीजेपी लूज करती है, क्या यह संभव है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे वजह क्या होगी? विमेन, सीधी सी बात है, विमेन जब बाहर निकल के आ रही हैं तो वो जेडीयू के लिए आ रही हैं, उसका जो हेलो इफेक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा विमेन जो निकलकर बाहर आई हैं उसमें ये बात कही जा सकती है कि विमेन की भी अपनी जातियां होती हैं, विमेन क्या केवल और केवल नीतीश के लिए निकलती हैं। लेकिन आपको ये समझ में आएगी ग्राउंड लेवल पे कि ज्यादा से ज्यादा विमेन जो होती हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन भी वो नीतीश के लिए वोट कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा और मदद, इमदाद, ये पर दो वो महिला बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं कर रही है संजीव? बहुत दफे हमने देखा कि वो तीर खोजती हैं, तीर निशान खोजती हैं,
और वो तीर निशान मिलते ही वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाती हैं। और वहां पर कई बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि जो तीर है वही कमल है, जो तीर है वही हेलीकॉप्टर है, इस तरह से समझाना पड़ रहा था वहां पर वोटर्स को। लेकिन तीर उनके दिलो दिमाग में धंसा हुआ है और उसका फायदा नीतीश को होगा। ओके, 8 इस समय 41 मिनट हो गए। ईवीएम के वोट खुल चुके हैं और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी भी जारी है। महागठबंधन 90 सीटों पर आगे, एनडीए 71 पर आगे, आरजेडी 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और जेडीयू 39 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है फिलहाल शुरुआती रुझानों में, और बीजेपी तीसरे नंबर पर 25 सीटों के साथ रह सकती है। 150 से ज्यादा सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, लगभग 160, 170, बल्कि अब 180 सीटों के रुझान आपके सामने हैं, लगभग 180, और उसमें से महागठबंधन 90 टच कर रहा है, एनडीए 72 टच कर रहा है। लेकिन यह जो फर्क है अभी भी महागठबंधन और एनडीए में, यह बदल सकता है। ईवीएम के वोटों के रुझान अभी आने शुरू बस हुए ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। अभी यह मानकर मत चलिए कि बिहार में इस बार कौन जीतने वाला है, एनडीए की सरकार आएगी या महागठबंधन की सरकार आएगी। थोड़ा सा और इंतजार करिए। न्यूज 24 की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, मेरी सलाह आपको यही है, क्योंकि अगर आपने नजर हटाई इतने में ये आंकड़े बदल जाएंगे, इतनी तेजी से रुझान आ रहे हैं। राजकिशोर, अभी भी आपको लग रहा है कि एनडीए, जैसा आप कल कह रहे थे, 130 135 तक जा सकता है? ये आपका असेसमेंट अभी भी है? मेरा मानना है कि एनडीए बना रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी शीतल जी ने एक बात कही कि प्रबंधन के हिसाब से बीजेपी को आगे जाना चाहिए था। एक बात मैं कहूंगा मानक, बीजेपी ने प्रबंधन निश्चित तौर पे किया, लेकिन ऐसा नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो। उन्होंने एलजेपी की सीट हो चाहे आरएलएम की सीट हो, अपने स्टार प्रचारकों को, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या नितिन गडकरी, जिनको भी, मतलब मैं मोदी और अमित शाह की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इन लोगों को भी इस हिसाब से हिमंतो बिश्व शर्मा को लगाया कि क्या इनके जाने से सहयोगी की सीट पर फर्क पड़ सकता है। जैसे काराकट सीट मैंने आपको बताया था, मैं खुद गया था उसमें राजनाथ सिंह के साथ उस सीट पर। अब वहां पर कुशवाहा समुदाय के प्रत्याशी है महाबली सिंह, और वहां पर ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी वहां पर लड़ रही है। अब वहां ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि राजपूत वोट नाराज हो जाए, तो राजनाथ सिंह की वहां पर लगा दी, सबसे छोटी जनसभा थी वहां पर। लेकिन इस तरीके का मैनेजमेंट किया है अमित शाह ने वहां पर कि जिताना है तो सबको जिताना है। एनडीए का ही नाम लिया, एनडीए ही चुनाव लड़ेगा, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम की बात ही नहीं की उन्होंने। हमेशा एनडीए 5 पांडवों की बात की है। वो बात महागठबंधन नहीं दिखाई पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं कि यही फर्क है दोनों गठबंधनों में, जिसका नतीजों पे आपको असर दिखाई पड़ सकता है। और एक बात और, दीवार फिल्म में एक डायलॉग था ना कि मेरे पास मां है, आखिर में चुनाव के बाद यही कहेंगे कि हमारे पास अमित शाह है। अच्छा, ओके राजकिशोर, बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल बहुत गहरी बात कह रहे हैं। देखिए, अमित शाह को बहुत समय से, करीब 10-11 साल हो गए, तब से लेकर खासतौर से उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के बाद से 2012 नहीं, मैं 2012 से जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने थे बीजेपी के, तब से नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। वो गुजरात तक सीमित थे 2014 से पहले। 2014 के बाद वो दिल्ली आए। 12 से मैंने मान लिया। मैं कह रहा हूं जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, उसके बाद से अमित शाह ने राष्ट्रीय राजनीति में, बीजेपी में, केंद्रीय नेतृत्व में अपनी अलग जगह बनाई। और 2017 के यूपी चुनाव के बाद कहा जाने लगा कि वो राजनीति के नए चाणक्य हैं, जब बीजेपी को 325 सीटें जिताई। आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे आज भी बीजेपी की सारी रणनीति अमित शाह ही तय कर रहे हैं? नहीं, और बिहार में भी इस बार पर्दे के सामने पर्देदारी नहीं है, पर्देदारी में है ही नहीं, पर्देदारी कोई नहीं। वहां पर अमित शाह अगर थे, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी चुनाव था, सारा मैनेजमेंट था, वहां पर अमित शाह के नेतृत्व में ही सारी चीजें हो रही थी और सारा मैनेजमेंट वही कर रहे थे। और मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये रणनीति उन्हीं की थी कि बीजेपी या कोई नहीं, सीधे एनडीए लड़ेगा, एनडीए लड़ रहा है, एनडीए लड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सच में बीजेपी से ज्यादा ताकत कई सीटों पे लगा दी है, बीजेपी के प्रत्याशियों से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने, वो अपने सहयोगियों के लिए। मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा फर्क है। ओके, अब जरा ये आंकड़ा देखिए, जैसे राजकिशोर भी कह रहे थे और हमें भी लग रहा था कि बीजेपी इतना खराब नहीं करेगी। 37 सीटों पर अब बीजेपी आगे हो गई है, जेडीयू 41 पर है, यानी लगभग बराबर बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट अब पहुंच रहा है लगभग। लेकिन महागठबंधन में देखिए, आरजेडी और कांग्रेस में कोई मुकाबला नहीं है। लगभग 4.5 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस से आरजेडी फिलहाल अपनी तरफ किए हुए है। 55 सीटों पर आगे, कांग्रेस 12 पर आगे, लेफ्ट, वीआईपी और आईआईपी ये बस सपोर्टिंग रोल में आपको नजर आएंगे। उसी तरह यहां देखिए, बीजेपी और जेडीयू स्ट्रांग है और बाकी 3 पार्टियां सपोर्टिंग रोल में। शीतल जी क्या कह रहे हैं? नहीं, ओवरऑल भी कुछ चेंज हुआ है ना, देख रहे हैं। जो गैप पहले था, अभी आ गया था कि एनडीए आ गया था, अभी फिर एमजीबी आ गया, लेकिन लगभग अब आसपास अब चीजें उस जगह जा रही जहां स्थिर होना शुरू होंगी। बिल्कुल, अभी 8:45 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट की, 16 मिनट की सिर्फ ईवीएम के वोटों की गिनती हुई है। और जैसा मैं कह रहा हूं, अभी भी ये नतीजे या शुरुआती रुझान स्टेबिलाइज नहीं हुए हैं।
अभी और इंतजार करिए थोड़ा सा। पर हां, इन आंकड़ों का, इस रेस का मजा लीजिए। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। पहले याद करिए जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, पूरे दिन, पूरे शाम, पूरी रात, अगले दिन दोपहर शाम में जाकर नतीजे घोषित होते थे। और हमें याद है तब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरे दिन काउंटिंग और विश्लेषण चलता था। सब लोग रात भर स्टूडियो में रहते थे। अगले दिन जाकर पता लगता था किसकी सरकार बनेगी। ईवीएम से जब से वोटिंग शुरू हुई है, दोपहर 12-1 बजे तक सब क्लियर हो जाता है। तो 3-4 घंटे का खेल होता है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, 12 बजे तक आपको पता लग जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए नीतीश कुमार फिर से बिहार जीतने वाले हैं क्या? फिलहाल ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर में वो तेजस्वी यादव से उलझे हुए हैं। इधर से बीजेपी